अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से HTXS के इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस HTXS की क्रैश कोर्स की सीरीज़ का 5वां और आखिरी हिस्सा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन्स को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस 4 वीडियो ट्यूटोरियल में क्या कुछ सीखा। हमने उसमें देखा कि HTXS क्या है और उसकी डेफिनेशन देखी। फिर हमने देखा कैसे हम डिफ़ॉल्ट फाइल नेम चेंज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली index.php या index.html होता है, उसको कैसे किसी दूसरी फाइल का नाम दे सकते हैं और कैसे उसका एक ऑर्डर तरतीब दे सकते हैं कि कौन सी फाइल पहले एग्जीक्यूट हो। फिर हमने देखा कि कैसे हम एरर मैसेजेस को हैंडल कर सकते हैं जो 404, 401, 403, 500 किस्म के एरर्स जो आते हैं आपकी साइट्स पर, उनको कैसे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं टू अनदर डॉक्यूमेंट यूजिंग एरर डॉक्यूमेंट डायरेक्टिव। फिर उसके बाद हमने देखा कैसे हम इनेबल डिसेबल कर सकते हैं डायरेक्टरी ब्राउजिंग को, ताकि अगर आपके फोल्डर में .index.php या डिफ़ॉल्ट फाइल मौजूद नहीं है तो वो फाइल जो बाकी फाइल्स हैं वो ओपन ना हो, उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं। फिर हमने देखा कैसे हम स्पेसिफिक या तमाम फाइल्स को डायरेक्टरी लिस्टिंग में से रिमूव कर सकते हैं, स्पेसिफिक फाइल्स को भी या तमाम फाइल्स को डायरेक्टरी ब्राउजिंग से हाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कैसे हम ब्लॉक और अलाउ कर सकते हैं एक्सेस फ्रॉम स्पेसिफिक IP एड्रेसेस। इसके लिए हमने 2 एग्जांपल देखे, अलाउ डिनाई और डिनाई अलाउ। उसके बाद हमने एक्चुअल जो काम किया वो रीडायरेक्ट URLs था हमारा, जिसमें हमने डिफरेंट रीराइट रूल्स को यूज़ करते हुए, कंडीशंस को यूज़ करते हुए, रीराइट इंजन को यूज़ करते हुए रीडायरेक्ट किया यूज़र को। फिर हमने ये देखा कैसे हम स्पेसिफिक रेफरर को जो आपकी साइट की तरफ ट्रैफिक सेंड कर रही है, कोई स्पैमिंग वेबसाइट है तो उसको कैसे हम ब्लॉक कर सकते हैं चेकिंग आफ्टर चेकिंग ओवर लॉग फाइल्स। उसके बाद हमने देखा कैसे हम रीडायरेक्ट टू डोमेन नेम विदाउट www प्रीफिक्स के कर सकते हैं। अपनी डोमेन नेम अगर आपको इसको एक्सेस करता है www के साथ, नॉर्मली जब यूज़र एक्सेस करता है तो साथ www लिखता है, तो आपकी साइट अगर www पे एक्सेस नहीं हो रही बल्कि बगैर www के एक्सेस हो रही है तो आप ये स्निपेट उस पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी एक्सेस हो रही है www पे लेकिन यूज़र्स को विदाउट www एक्सेस कर रहा है तो आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं HTXS के थ्रू। दोनों चीज़ें आप एक जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, दोनों में से एक यूज़ करें। तो उसके बाद हमने देखा कैसे हम रिमूव कर सकते हैं index.php। ये मोस्टली यूजफुल स्निपेट है जिसमें MVC फ्रेमवर्क्स में, इवन CMS में भी है। MVC फ्रेमवर्क जैसे कोड इग्नाइटर, Laravel, Zend, G या दूसरे तीसरे फ्रेमवर्क्स हैं, वो बेसिकली index.php को स्ट्रीमलाइन करते हैं, उसी के थ्रू सारी उनकी एक्सेसिंग होती है डिफरेंट फाइल, फोल्डर, कंट्रोलर, व्यूज, मॉडल्स की। तो उसको हम URLs में अगर अपेंड करते हैं तब वो काम करता है। अगर हम उसको रिमूव करना चाहें कि हम अपेंड नहीं करना चाहते तो ये स्निपेट इसके लिए वेरी यूजफुल है। उसके बाद आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एनेबल gzip कंप्रेशन क्या होता है और इसका हमें क्या फ़ायदा होता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैं शायद आपको यहाँ पे ना दिखा सकूँ, लेकिन इसको मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन ज़रूर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली जो gzip कंप्रेशन, जस्ट लाइक आपके कंप्यूटर के अंदर जब आप WinZip, WinRAR इंस्टॉल करते हैं और किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करके उसको जब कंप्रेस करते हैं, या दूसरे अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आपने देखा होगा कि एक इमेज जो है वो हाई रेजोल्यूशन इमेज अगर आप उसको वेब पे करते हैं तो उसके लिए आपको उसको कंप्रेस करना पड़ता है डिफरेंट DPI पे, डॉट पर इंच पे, या डिफरेंट रेजोल्यूशन पे उसको लेके जाना पड़ता है आपको ताकि उसका साइज रिड्यूस किया जा सके लेकिन साथ में क्वालिटी को भी मेंटेन रखा जाए। तो इट इज़ ऑल अप टू यू। इसी तरीके से जब आप कोई भी बंदा आपके सर्वर से कोई फाइल एक्सेस करता है और अगर उस फाइल का साइज बड़ा है और जो बंदा एक्सेस कर रहा है उसकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू डाउनलोड दैट फाइल अगर वो बड़ी है। तो उसके लिए हम इनेबल कर देते हैं gzip कंप्रेशन। अब इस gzip कंप्रेशन से क्या होता है, ये एक्चुअली अपाची सॉफ्टवेयर का मॉड्यूल होता है और इसकी मदद से हम हर फाइल जो भी यूज़र एक्सेस करेगा उसको पहले आपका सर्वर कंप्रेस करेगा ताकि उसका फाइल साइज छोटा हो जाए, कंप्रेस भी इस तरह करेगा कि इसकी क्वालिटी भी रिड्यूस ना हो। और फिर वो अगर पहले वो फाइल 2 मिनट ले रही थी, gzip के बाद डेफिनेटली वो 50% फास्टर डाउनलोड होगी आपके क्लाइंट के ब्राउजर में और आपकी पेज की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इस सेंस में। नो डाउट इससे आपके सर्वर पे लोड पड़ेगा कि उसको कंटेंट को कंप्रेस करना पड़ेगा, लेकिन
मोस्ट ऑफ द टाइम जो होस्टिंग सर्विसेज होती हैं वो फास्टर देन द एक्सेसिंग सर्वर, जो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं उनसे फास्ट होती हैं। तो इसलिए आई एम श्योर अगर आपके पास ये फीचर इनेबल है आपके होस्टिंग में, तो डेफिनेटली यू शुड यूज इट। और कैसे यूज करना है, इसके लिए आपने सबसे पहले इफ मॉड्यूल लगाना है कि mod dflat.c। mod dflat जैसे मैंने बताया था, mod रीराइट हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, उसको चेक करना पड़ता है इफ मॉड्यूल के थ्रू। इफ मॉड्यूल हमारे पास एक कंडीशन है जो ये चेक करती है कि अपाची के सॉफ्टवेयर में ये मॉड्यूल एक्टिवेटेड है या नहीं। अगर हम इसके बगैर इस डायरेक्टिव ऐड आउटपुट फिल्टर बाय टाइप डीफ्लेट को यूज करेंगे, तो हो सकता है कि अगर आपका mod dflat.c मॉड्यूल इनेबल्ड ना हो होस्टिंग की तरफ से, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। या आपने खुद से AWS सर्वर या प्राइवेट सर्वर सेटअप किया है और उसमें आप mod dflat को इनेबल करना भूल गए हैं और आपने ये कोड htaccess में ऐड कर दिया विदाउट इफ मॉड्यूल, तो क्या होगा कि डेफिनेटली आपका वो सर्वर 500 इंटरनल एरर पे चला जाएगा, क्योंकि उसको ये डायरेक्टिव मिलेगा नहीं htaccess को। और htaccess में एक सिंगल लाइन ऑफ मिस्टेक जो है, सिंगल लाइन ऑफ, अगर आप टाइप का टी छोटा लिख देंगे तो इवन दिस विल मेक एन इंटरनल एरर 500 और वो आपके सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। इसलिए वेरी वेरी बी केयरफुल जब आप ये इस किस्म के कोड को लिखते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि जिस नोटेशन में लिखा हुआ है, जैसे ऐड का A कैपिटल, फिर आउटपुट का O कैपिटल, फिल्टर का F और बाय का B और टाइप का T इस तरह कैपिटल है, और फिर डीफ्लेट जो है ये ऑल कैपिटल है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले आप लिखेंगे ऐड आउटपुट फिल्टर बाय टाइप, फिर डीफ्लेट और फिर उसके आगे माइम टाइप लिखते हैं। माइम टाइप बेसिकली ये खुद बहुत फिर डिटेक्ट करता है उन सब फाइल्स को जिसकी माइम टाइप आपने दी होती है। माइम टाइप बेसिकली PHP के अंदर डेफिनेशन है कि अगर आप ये माइम टाइप देते हैं तो इससे आपके जो सर्वर है, जो आपका वेब सर्वर है, उसको पता होता है कि इस टाइप की जो माइम टाइप्स है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है। मतलब text./css का मतलब है हर वो फाइल जिसकी एक्सटेंशन .css हो। text/html पता होगा कि .html एक्सटेंशन हो। image/jpg, image/bmp, image/png, तो वो डिफाइन करेगा कि इमेज ऐसा इमेज जिसकी एक्सटेंशन .jpg, .png है, तो उनको वो डीफ्लेट और इनफ्लेट दो मोड होते हैं। इंग्लिश में वर्ड्स हैं इनफ्लेट और डीफ्लेट। इनफ्लेट का मतलब होता है हवा को भरना, किसी मतलब जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो आप इनफ्लेट कर रहे हैं। अगर डीफ्लेट कर रहे हैं तो आप उसकी हवा को निकाल रहे हैं, उसको उसका साइज छोटा कर रहे हैं। तो आपने ये लिखना है ऐड आउटपुट और फिर उसके बाद माइम टाइप्स। अगर आपको माइम टाइप्स का नहीं पता तो आप गूगल पे जस्ट माइम टाइप्स लिखेंगे तो वो आपको सारी टाइप्स बता देगा। तो मोस्ट ऑफनली जो माइम टाइप्स को डिफ्लेट किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है वो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल होती हैं, CSS की फाइल होती हैं, HTML की फाइल होती है और इमेजेस। अब यहाँ पे मैंने image/jpg लिखा है, आप image/png भी लिख सकते हैं, image/bmp भी। अगर आप अपने वेबसाइट में JPEG भी यूज़ कर रहे हैं या PNG भी इमेज यूज़ कर रहे हैं या BMP यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका पाथ भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन में ऐड कर सकते हैं। इसी एक में नहीं बल्कि आपको एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि ऐड आउटपुट फिल्टर बाय डीफ्लेट image/jpg। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सर्वर है वो आपकी हर उस फाइल की जिसकी माइम टाइप आपने या जिसकी टाइप आपने यहाँ पे डिफाइन की हुई है उसको कंप्रेस करेगा, फिर जो है वो यूज़र को वो शिफ्ट होगी और डेफिनेटली वहाँ पे जाके वो फिर नॉर्मल हालत में वहाँ पे ओपन हो जाएगी और फिर वो आपके जो लोड है सर्वर पे, मतलब उस पर ट्रांसफ़र करने के बाद वो जल्दी ट्रांसफ़र होगा और आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो ये है हमारे पास gzip कंप्रेशन। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। तो चलती नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और वो है लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग। लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग का मतलब ये है कि जो जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, जितने भी मॉडर्न या पुराने ब्राउज़र्स हैं, उनके अंदर कैशी की एक ऑप्शन होती है जो कि ब्राउज़र के अंदर सेटिंग्स में होती है मोस्ट ऑफनली, जिसकी मदद से आप सेट कर सकते हैं कि कितनी लिमिट तक डाटा आपके किसी भी जो आप क्लाइंट है उसके कंप्यूटर में या आप अपने कंप्यूटर पर ब्राउज़र के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इस फीचर को लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग के थ्रू, htaccess के थ्रू हम अवेल कर सकते हैं और अपनी साइट का डाटा जो हम चाहते हैं, जिस डाटा को, नॉट ऑल फाइल, नॉट एवरी फाइल, जिसको हम चाहते हैं कि वो यूज़र के कंप्यूटर में सेव हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब वो यूज़र हमारी वेबसाइट को विजिट करे तो वो कंटेंट जो है वो वहाँ से लोड होने के बजाय, आपके सर्वर से लोड होने के बजाय उस कैशे से लोड होगा, उसके लोकल कैशे से। और उससे भी क्या होगा कि आपके ब्राउज़र की स्पीड जो है इंक्रीज़ होगी, आपकी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। आप लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग और gzip को दोनों को इकट्ठा यूज़ करते हैं तो आप खुद सोचें, पहले सर्वर्स को कंप्रेस करके आपके उस क्लाइंट के कंप्यूटर में भेजेगा और फिर लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग उसको कैशे में सेव कर देगा। तो आप खुद सोचें कि इससे आपकी स्पीड, आपकी जो
वेबसाइट की स्पीड है इट विल इंक्रीज, इट विल डेफिनेटली 50% विल बी इंक्रीज फ्रॉम द करंट स्टेटस, जो भी इसका करंट स्टेटस है। इसको यूज करने का तरीका सेम लाइक एनेबल gzip है। इसमें हमारे पास मोड एक्सपायर डॉट सी फाइल मॉड्यूल होता है, उसको हम इफ मॉड्यूल से चेक करते हैं, फिर उसको एक्सपायर एक्टिव ऑन, एक्सपायर्स एक्टिव ऑन, ये जिस तरह हमने मोड रीराइट में देखा था रीराइट इंजन ऑन, इसी तरीके से लेवरेज ब्राउजर कैशिंग में हमें एक्सपायर्स एक्टिव ऑन लिखना पड़ता है। उसके बाद हम एक्सपायर्स बाय टाइप करते हैं और हम उसकी फाइल की टाइप जस्ट लाइक जिस तरह हम gzip कंप्रेशन में उसकी माइम टाइप बताते हैं, सेम उसी तरीके से इसका दूसरा पैरामीटर उसकी माइम टाइप और फिर आगे डबल कोट्स या सिंगल कोट में लिखेंगे कि कब तक उसको उसमें वो सेव करे। एक्सेस प्लस 1 ईयर मतलब वो 1 साल तक जो है वो उस कंप्यूटर में सेव रहेगा। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने लिख दिया कि एक्सेस प्लस 1 ईयर और यूज़र कल आज उसने यूज़र ने वेबसाइट एक्सेस की, उसके बाद कैशे अपनी क्लियर कर दी और नेक्स्ट टाइम जब वो आपकी साइट ओपन करेगा तो वो ढूंढता रहेगा जो है HTXS उसके कैशे में ढूंढते रहेगा इसको फाइल, ऐसे नहीं होगा। जैसे ही यूज़र अपने कैशे से लोड करेगा फाइल को, मतलब रिमूव करेगा या अपनी ब्राउज़र की कैशे क्लियर करेगा, तो अगेन वो जब वेबसाइट लोड करेगा तो वो फाइल अगेन वहाँ से उसके कैशे में चली जाएगी। अगर वो आपकी साइट को दोबारा से एक्सेस करता है, ऑटोमेटिक नहीं जाएगी कि उसने रिमूव की और वो दोबारा ऑटोमेटिकली उसमें चली जाएगी, नहीं, बल्कि जब नेक्स्ट टाइम यूज़र आपकी वेबसाइट विजिट करेगा देन वो फिर आ जाएगी। और एक्सेस प्लस 1 ईयर का एडवांटेज ये है कि 1 साल तक अगर वो अपना कैशे क्लियर नहीं करता तो आपकी जो कैशे फाइल जो इमेज JPG फाइल है वो सारी वहाँ पे पड़ी रहेंगी और आपका ब्राउज़र हमेशा उधर से ही उसको उठाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस प्लस 1 मंथ हमने जैसे दिया 2 डेज 1 डे 3 डे दे सकते हैं एक्सेस प्लस, आप 1 वीक के लिए दे सकते हैं, 7 डेज के लिए दे सकते हैं, 14 डेज के लिए, 1 मंथ के लिए दे सकते हैं। तो एक्सपायर्स जो डिफ़ॉल्ट है, अब यहाँ पे हमने देखा एक्सपायर्स बाय टाइप हमने बताया, तो एक और इसका कीवर्ड डायरेक्टिव होता है एक्सपायर्स डिफ़ॉल्ट, कि अगर हमने किसी माइम टाइप को डिफाइन यहाँ पे नहीं किया हुआ, जैसे मैंने सिर्फ इमेज और टेक्स्ट CSS को किया यहाँ पे, HTML को नहीं मैंने डिफाइन किया, तो जो HTML होगा वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 2 दिन के लिए इसमें कैशे बनाएगा। आप एक्सपायर डिफॉल्ट को भी एक्सेस प्लस 1 मंथ कर देंगे तो इसको फिर आप इंक्रीज कर दें, मतलब अब डिफ़ॉल्ट जो होगा वो 1 मंथ होगा और इसके अलावा वो उससे ज़्यादा, मतलब 1 मंथ तक जो फाइल्स जिनकी आपने बाय टाइप डेफिनेशन नहीं दी हुई वो तो इस डिफ़ॉल्ट का जो भी आपने एक्सपायर्स डिफ़ॉल्ट में दिया है, मतलब एक्सेस प्लस 2 डेज अगर लिखा है तो CSS और JPG की फाइल के अलावा जितनी फाइल PNG होगी, BMP होगी, HTML होगी, JS होगी, वो सिर्फ 2 डेज के लिए 2 डेज के लिए उसमें कैशे में सेव होगी। 2 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी और फिर वो दोबारा से आपका सर्वर देखेगा इसकी कैशे की जो एक्सपायरी है वो 2 डेज है, तो तीसरे दिन वो उसको दोबारा आपके साइट से लोड करके उसके कंप्यूटर में सेव करेगा। ये मोस्टली इसलिए किया जाता है कि आप यूजुअली जो कंटेंट चेंज करते हैं रेगुलरली, तो अगर सपोज आपने HTML में कुछ चीज़ चेंजेस की हैं फाइल में और आपने उधर 1 मंथ लिखा हुआ है तो वो आपकी चेंजेस उधर नज़र ही नहीं आएंगे उसको, वो तो वही पुराने पेजेस देख रहा होगा। इसलिए आपने वेरी केयरफुल रहना है कि किस टाइप को आप लेवरेज कर रहे हैं उसकी कैशे में, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा जगह लेवरेज, ये दोनों जो है लेवरेज ब्राउजर कैशिंग और एनेबल gzip कंप्रेशन, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड्स को इंक्रीज करने के लिए है। तो दोस्तों ये था हमारे पास HTXS का क्रैश कोर्स, जिसमें हमने डिफरेंट कोई तकरीबन 10-15 टॉपिक्स को डिस्कस किया, उनकी कुछ की प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी, डेफिनेशन देखी, और इसके अलावा अगर आप फर्दर HTXS के बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें थैंक यू वाले पे, और नीचे आप देखें अपाची HTTP सर्वर टू डायरेक्टिव्स क्विक रेफरेंस, आपको लिंक मिलेगा, ये आप इस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से फर्दर आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर उसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में या आप हमें सोशल मीडिया पे या फिर आई विल प्रेफर कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ पे मैं आपको उसके बारे में जो भी हेल्प हुई मैं कोशिश करूँगा कि या मैं या कोई भी जो बंदा होगा वो आपकी हेल्प करेगा। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जितनी भी हो सके हेल्प की जाए, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं इसके लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। इसमें प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था, लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर आपको इसमें से भी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको वाकई सीखने को मिला है कुछ तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सो अब इजाज़त चाहूँगा आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड
Thank you for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.